वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करेंगे आपका बीकॉम का जो बिजनेस स्टडी वाला जो पॉइंट है, आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंध, इसका फर्स्ट चैप्टर जैसे कि प्रॉमिस किया था। और आज की इस वीडियो में हम पहले चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत ही आसानी से बेटा हो भी जाएगा प्रबंध की प्रक्रिया। ठीक, ऑलरेडी 12th में आप पढ़ चुके हो तो कोई नया टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी आप इसको जानते हो अच्छे से। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है बेटा। आपको जो आपका जो सिलेबस है उसमें जो चैप्टर दे रखा है प्रबंध, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, तो मैनेजमेंट के चैप्टर में टोटल 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन कौन से है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो में दिखाया था, एक बार दिखा देते हैं और फिर उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे और साथ में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको इसको लिखना कैसे है, आंसर को आप किस तरह से लिखोगे वो भी आज मैं आपको बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन कितने टाइप के हैं आपके, तो जो पहला क्वेश्चन है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। देखो हिंदी मीडियम में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसी में, और हिंदी इंग्लिश दोनों ही बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि टाइम नहीं है दोनों वीडियो बनाने में। तो अगर कभी टाइम मिलेगा फ्यूचर में, कभी प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट अगर कभी मिलेगा टाइम तो इंग्लिश मीडियम में भी बन जाएगा। लेकिन आप ये सोच सकते हो कि लिखना आपको इंग्लिश में बट समझना तो हिंदी में ही होता है। तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो अभी जो पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 12th बेस पे है। डिफाइन मैनेजमेंट, प्रबंध को परिभाषित करें। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि इसके लक्षण कह लो आप इसे, या इसकी विशेषता कह लो। और इसी को दूसरे तरीके से कौन सा क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से इस तरह से पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या है। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। तो वही वाली बात है, कान यहां से पकड़ो या वहां से, बात वही है, आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया। आपको एग्जाम में ये ध्यान देना है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और आपने वो क्वेश्चन पहली बार वहां पे जाके पढ़ा है तो आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका आंसर आपको पता हो और उन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछा हो। इस पे भी थोड़ा फोकस करना। आप सबसे पहले हमें जो करना है वो करना है प्रबंध को परिभाषित। ठीक, प्रबंध को परिभाषित किस तरह से करेंगे बेटा, जो डेफिनेशन जो 12th में दे रखी है वो लिखेंगे सबसे पहले, और इसके बाद जो ये जो दे रखा है ना बेटा सब कुछ, ये यहाँ तक दे रखा है, देखो ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, प्रबंध को परिभाषित किया गया इतने में। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और आगे और क्या है, देखो पूरा अच्छे से देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर बुक नहीं है आपके पास। ठीक, अभी देखो ये एक्सप्लेन किया है अभी तक, तो ये देखो एक्सप्लेन किया हुआ है अभी तक। ये यहाँ तक एक्सप्लेन करने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ राइटर की डेफिनेशन दे रखी है। अब यहाँ पर बच्चों कंफ्यूजन क्या है, और ये आप भी जानते हो कि आप कितने भी बड़े महारथी क्यों ना हो, आप ये पूरा याद नहीं कर पाओगे, आप ये सारी चीज़ें याद नहीं कर पाओगे, ये 101% गारंटी है, पता है मुझे, और ये आप भी जानते हो। वर्ड टू वर्ड आप नहीं लिख पाओगे और इतने सारे लोगों की डेफिनेशन लिखने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो मैं पहले आंसर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कि परिभाषित कैसे करोगे, मतलब क्या लिखोगे उसमें, और फिर उसका एक्सप्लेन फर्दर किस तरह से करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा इसकी कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन हम बेटा लेंगे 12th क्लास की बुक से, FW टेलर के अनुसार। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, और इसके बाद यह देखना कि वे इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से करें। सर्वोत्तम का मतलब होता है सबसे उचित ढंग से करें, उचित तरीके से करें। मितव्ययितापूर्ण का मतलब होता है कम पैसों में कम खर्चे में उसको पूरा करें। तो ये इसकी डेफिनेशन है और यही आपको याद करनी है, यही आपको लिखनी है। इंग्लिश में भी देख लो, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, FW टेलर। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। अब बात आती है
कि खाली डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप कॉलेज में हो और अब आपको आंसर अगर लिखना है तो आपको थोड़ा बड़ा आंसर लिखना होगा। तो इसके लिए बेटा मैं आपको इसी बुक की ये एक्सप्लेनेशन पे लेके चलता हूँ। ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है ज्यादा अच्छा है। एक बात ध्यान रखना कि भले ही आप कॉलेज में हो और आपको ज्यादा लिखना है, बट इतना भी नहीं लिखना है कि आपने एक ही क्वेश्चन में पूरे 3 घंटे बिता दिए। आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है, ठीक है। 3 घंटे को अगर बेटा आप डिवाइड करते हो 5 क्वेश्चन, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं, तो अराउंड आपको 35 मिनट के आसपास कुछ मिलता है। और जैसे एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट कर रखा है उन्होंने, ए पार्ट बी पार्ट, तो अगर उसको आप 35 को भी आप हाफ करो, ठीक है, तो करीबन 70 मिनट के आसपास आपको मिलते हैं। एक क्वेश्चन करने में आपको 70 मिनट मिलते हैं बेटा। तो 70 मिनट के अंदर आपको सारे के सारे वो जो आंसर है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आप ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, आप 20 मिनट भी नहीं लगा सकते एक सिंगल क्वेश्चन के ऊपर। तो इसीलिए इतनी बड़ी कहानी याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कुछ चीजें पढ़ लो। देखो, एक्सप्लेनेशन की जब भी बात आएगी तो बेटा आपको मैं से इतना कहूंगा, जस्ट रीड करो, समझो, रीड करो, समझो। मैं पूरी वीडियो में ये सब कुछ करा नहीं सकता, क्योंकि वीडियो अल्टीमेटली बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर ये 3-4 घंटे की वीडियो बन सकती है अगर मैंने हर एक चीज पढ़ के आपको बताना शुरू किया। तो बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि डेफिनेशन और साथ में एक्सप्लेन अगर आपको करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो कि पहले आप इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। इसके बाद अब आप मेन चीज तो समझ ही गए हो कि ये क्या बताना चाहता है। अब इसको आप अपने वर्ड में लिखना शुरू कर दो। बट ध्यान रखो, यहाँ पे गलती क्या करोगे आप जब भी एक्सप्लेन करोगे तो आप भावनाओं में बह जाते हो और आलतू फालतू चीजें लिखना शुरू कर देते हो। तो उस चीज से बचना है आपको। आलतू फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, स्टोरी बनाओ, लेकिन उसको लंबा मत खींचो ज्यादा, ठीक है। आपको लिमिटेड वर्ड्स में लिखने हैं। ध्यान रखो, अगर एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं जैसे, तो आपने एक तो डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, फिर आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो एक पेज पे ही आपने सब कुछ कर दिया। मान के चलो ये पूरा एक पेज है, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी और यहाँ से यहाँ तक पूरा आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक पेज भर गया, चेंज करो। फिर आपको इसकी विशेषताएं बतानी है, ठीक। तो क्योंकि पहले पेज पे आप एक जो आपका जो फ्रंट पेज होता है, आप उसमें जब लिखते हो तो आप अगर आप काउंट करोगे एक लाइन में अगर 10 वर्ड भी आते हैं और 10 लाइनें भी लिखते हो तो 100 वर्ड उसी में हो जाते हैं। तो बेटा टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। अगर आप आंसर लिखोगे और बड़ा आंसर लिखोगे, ऑब्वियसली बात है टाइम लगेगा। आपके पास कोई जिंगल वाला हो या शकला का बम की कोई पेंसिल नहीं है कि आपने बस हाथ घुमाया और आंसर एकदम से लिख दिया। तो आपको करना क्या है, एक्सप्लेनेशन की बात है, एक पेज काफी है और लिखने का तरीका होगा। देखो, वर्ड टू वर्ड आप लाइन टू लाइन लिखते हो वो सही नहीं है। जैसे यहाँ पे गैप दे रखा है, देखो बुक को देखो ना, यहाँ पे गैप देखा है, ऐसे गैप होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक बार आंसर भी बता दूंगा किस तरह से लिखना होगा, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो करना क्या है, डेफिनेशन तो याद करनी है, साथ में राइटर भी याद करना है एक सिर्फ। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है बेटा उसको जस्ट रीड करना है आपको। रीड करने के बाद अब आप उसको एक स्टोरी की तरह लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा इसकी, तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी इन्होंने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। सिर्फ कहानी है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहानी की तरह इन्होंने बस लिखा हुआ है और कुछ भी एक्स्ट्रा उन्होंने नहीं लिखा इसमें। आप देखोगे तो वही लाइनें बार बार आपको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं वही मीनिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो च्युइंगम की तरह खींच के लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। अब बात आएगी इसके बाद सीधा इसके क्या सकते हैं हमारे जो विशेषताएं जो हमें क्वेश्चन पूछी गई है, तो विशेषताएं। तो बेटा विशेषताओं की अगर हम बात करें तो विशेषताएं यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको विशेषताएं लिखनी है या कोई पॉइंट अगर महत्व बोलता है या कोई पॉइंट, तो कम से कम 7 पॉइंट लिख के आने, कम से कम 7 पॉइंट। एक्सप्लेनेशन छोटी चलेगी, इतनी भी अगर आप एक्सप्लेनेशन कर देते हो ना बेटा 2 सेंटेंस में भी, तब भी चल जाता है, ठीक है, लेकिन पॉइंट ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। और जो आप 2 लाइनों में एक्सप्लेन, तो वो एक्सप्लेनेशन ना ज्यादा मांगी भी नहीं जाती है, ध्यान रखो। क्योंकि अगर आप इसको, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत टाइम लगा दिया है उसकी डेफिनेशन लिखने में और उसको एक्सप्लेन करने में। अब अगर आप पॉइंट को एक्सप्लेन करने में भी एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे तो बेटा ये आपका ना, ये आपका चला जाएगा आधे घंटे का आंसर। अब आधे घंटे में कर पाओगे? 2 लाइनों में एक्सप्लेन करो बस, इससे ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। और जब भी आंसर लिखो बेटा गैप दो, ठीक है। पहला पॉइंट लिखा, एक लाइन छोड़ दी, दूसरे लाइन से स्टार्ट किया,
फिर एक लाइन छोड़ी, फिर पॉइंट लिखा, फिर एक्सप्लेन किया। और इस तरह से एक्सप्लेन कभी मत करो, सामूहिक परिवर्तन जैसे लिखा हुआ है तो इसी के साथ नहीं, ये इसके नीचे आना चाहिए प्रबंध। ये जो आपका जो प्रबंध है, ये जो लाइन है बेटा, ये आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, आपको नीचे से स्टार्ट करनी है। क्लियर पॉइंट? तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे तो आपके पेजेस भी ज्यादा फिल हो जाएंगे और आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, तो सबसे पहले जो विशेषता मैं आपको बताऊंगा वो बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ बुक से, 12th की बुक से, यहाँ से नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग, अगर आप देखो तो 12-12 पॉइंट दे रखे हैं और ये 12 पॉइंट सारे काम के नहीं हैं, तो मैं आपको गिनती के कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको पढ़ने हैं, वही आपको याद करने हैं। ठीक है, ये विशेषताएं यहाँ पे 12th क्लास की बुक से है। प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, मतलब जब भी आप प्रबंध करते हो, जब भी आप मैनेजमेंट करते हो, तो मैनेजमेंट करने के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपका कोई गोल है तो ही आप मैनेजमेंट करोगे। जैसे अगर आप पार्टी करना चाहते हो तो आपका गोल सेट है कि हाँ भी आपको पार्टी करनी है, अब उसके लिए आप क्या करोगे? मैनेजमेंट करोगे। आप मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि आप संसाधनों को एकजुट करोगे, एक साथ लेकर आओगे ताकि आपका जो गोल है वो अचीव हो सके। तो आप कामों को, जो भी लोग जो काम करेंगे आपके साथ, उन सभी की जो भी एफर्ट है उन सभी को एक साथ लाने की कोशिश करोगे, जो एक ही दिशा में हो। एक ही दिशा का मतलब आपके उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो, उन सभी के एफर्ट को एक दिशा में लाने की कोशिश करोगे। तो इसीलिए अगर उद्देश्य नहीं होगा तो मैनेजमेंट किस चीज का करोगे? तो अगर मेरा गोल है इस साल ज्यादा सेल करने का, तो उसके लिए मैं मैनेजमेंट करूंगा। तो अगर मेरे पास गोल ही नहीं है तो मैनेजमेंट किस बात का? तो इसलिए लिखा हुआ है कि प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, और ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है बेटा, 12th क्लास की है। ठीक है, 12th क्लास आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको 12th बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम के नाम से होगा, वहां पे ओपन करोगे तो आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। आपको पुरानी यादें आपकी ताजा हो जाएगी जो आपने 12th में पढ़ी थी। प्रबंध सर्वव्यापक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा क्योंकि टाइम नहीं हो पाएगा, बहुत इंक्रीज हो जाएगा, ये एक ही वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी कि कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें पढ़ लेना। सर्वव्यापक है, हल्का फुल्का बता रहे, तो सर्वव्यापक का मतलब है कि हर जगह आपको यूज करने को मिलेगा, चाहे वो एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए, यहाँ पे देखिए। आपका आर्थिक हो, गैर आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक क्रियाएं हो, कैसी भी क्रियाएं हैं, कोई भी काम कर रहे हो, वहां पे आपको ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, रही बात बहुआयामी की, कि प्रबंध बहुआयामी है, तो बहुआयामी का मतलब क्या हो गया बेटा कि प्रबंध मेनली तीन टॉपिक को हम इसमें यूज करते हैं। जैसे काम का प्रबंध करते हैं, लोगों का प्रबंध करते हैं और ऑपरेशंस का प्रबंध करते हैं। ऑपरेशंस का मतलब ही काम कैसे कैसे होगा, तो जो ऑपरेशन है, जो जिसके बेस पे हम काम करेंगे, वो जो तरीके हैं काम करने के, उन सभी का हम प्रबंध करते हैं। फिर लिखा है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि एक बार गोल अचीव हुआ आपने, ठीक है, गोल सेट किया था आपने, मैनेजमेंट किया उसके ऊपर और आपका गोल अचीव हो गया। ठीक है, गोल अचीव होने के बाद अब दोबारा से गोल सेट करोगे, फिर मैनेजमेंट करोगे, फिर गोल अचीव करोगे। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। जैसे अभी पहली क्लास में एक बच्चा है तो वो उस हिसाब से पढ़ाई करेगा, फिर वो सेकंड क्लास में आ जाएगा, उस हिसाब से पढ़ाई करेगा। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, हर साल का उनका कोई गोल होता है और उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं और उसी गोल के लिए वो मैनेजमेंट करते चले जाते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध एक समूह क्रिया है। और इसी बात है कि प्रबंध, देखो समूह क्रिया का मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हो तो संगठन में क्या होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उस डिपार्टमेंट में बहुत सारे आप कह सकते हो कि ग्रुप्स होते हैं लोगों के जो मिलकर काम करते हैं, जिनका मेन उद्देश्य होता है संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करना। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी वो काम कर रहे हैं उनके जो कह सकते हैं कि उनकी जो कोशिश है, वो जो ट्राई कर रहे हैं, वो जो काम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन सभी को एक दिशा लेके आना। और एक दिशा आप सिर्फ तभी दे सकते हो जब आपके पास एक मैनेजमेंट हो। तो मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, उन सभी के प्रयासों को एकजुटता उसमें लेके आते हैं, एक रूप लेके आते हैं। अब बात आ जाती है प्रबंध एक गतिशील कार्य है। देखो छठा पॉइंट और सातवां पॉइंट एक हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, सातवीं पॉइंट मैंने आपको बताए थे। प्रबंध एक गतिशील कार्य है, डायनामिक फंक्शन। गतिशील का मतलब होता है कि आप उसमें चेंजेस ला सकते हो।
तो अगर आप प्रबंध करते हो, ठीक है, अगर आपने मन में बना रखा है कि भैया मेरे को ये गोल अचीव करना है तो उसके लिए मैंने ये मैनेजमेंट कर दिए सारे सारे, तो बेटा जब भी आप मैनेजमेंट करते हो तो उसमें क्या होगा कि जब भी आप मैनेजमेंट करते हो तो वो परफेक्ट नहीं होता। आपने कोई सिचुएशन अपने माइंड में सोची कि अगर ऐसा होगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन अगर वो सिचुएशन ना हो, चेंज हो जाए, देन फिर क्या करोगे? तो आपको मैनेजमेंट अपना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उसमें आपको अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपनी प्लानिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब मिलकर ही तो प्रबंध बनता है। तो प्लानिंग में क्या होता है कि आप पहले से ही एडवांस में आप सोच के चलते हो कि आपको करना क्या क्या है, किसके द्वारा करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीजें अगर आपने कोई सिचुएशन माइंड में सोची थी उसके बेस पे किया, लेकिन अगर वो सिचुएशन ही ना हो, वो सिचुएशन चेंज हो जाए, तो ऐसे में आपको अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपना प्रबंध चेंज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। अब बात आ जाता है कि मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या हो गया कि आप उसको देख नहीं सकते, राइट। सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि जैसे आप उसकी उपस्थिति को लेकर महसूस कर सकते हो। अगर आप अपने कॉलेज की बात करो, अगर आप अपने स्कूल की बात करो, आप अपने घर की बात करो, तो जैसे स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो स्कूल में अगर आप आपने देखा होगा कि टाइम से स्कूल स्टार्ट होता है, टाइम से स्कूल खत्म होता है, एग्जाम भी टाइम पे होते हैं, सारी चीजें। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से कुछ भी सही नहीं हो पा रहा। इवन मेरे भी कुछ एग्जाम है वो भी मेरे रह गए हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में तो मैनेजमेंट सभी का ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन नॉर्मल डेज में अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट इतने सालों में कभी खराब नहीं हुआ स्कूल का भी। तो आप अगर देखते हो कि किसी कोई स्कूल अगर प्रोग्रेस कर रहा है, वो अपने सारे काम टाइम पे कंप्लीट कर पा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि स्कूल वेल मैनेज है, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और अगर आप पार्टी करते हो, मान के चलो अगर आपने कहा कि भैया हमें पार्टी करनी है, आप पार्टी करने के लिए जो जो सामान चाहिए आपने वो सारा सामान ला के रख दिया, जो भी सिचुएशन क्रिएट करनी थी वो भी आपने कर ली, मतलब म्यूजिक बजाना है तो वो भी ले लिया, लाइटिंग वाइटिंग करनी है वो भी कर लिया, आपने सारी चीजें कर ली आपने। तो ऐसे में जब आप एंटर होते हो तब ये कह सकते हो कि वेल मैनेज है, जो हमें चाहिए था सब सामान हमारे पास है, राइट। अब अगर ये जो पॉइंट थे ये थे हमारे इसकी विशेषताओं को लेकर। अब हम आगे चलेंगे और आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है बेटा हमारे, और मुझे नहीं लगता कि ये इस वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा, बट चलो ट्राई करेंगे फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही दे रखा है, प्रबंध प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो ऑब्वियसली बात है, अभी हमने वही पढ़ा है और कुछ नहीं किया हमने इसमें। और लिखा हुआ है क्या प्रबंध विज्ञान या कला दोनों है, ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली बात है, ये कहीं ना कहीं उसकी प्रकृति के बारे में ही बोल रहा है। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन ये भी आता है ना कि इन मैनेजमेंट साइंस और एन आर्ट और बोथ डिस्कस करना है, तो ऐसे में सबसे पहले तो उसकी आप प्रकृति लिख दो, मतलब उसके जो भी नेचर है, जो भी उसके सिग्निफिकेंस है, वो सभी आपने लिख दिए। लिखने के बाद आपको लास्ट में जो लाइनें ऐड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेटा लास्ट में जो आपको लाइनें ऐड करनी है वो लाइन ये ऐड करनी है, ये वाली, कि मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एक विज्ञान है, ठीक है, साइंस है। तो ये दो चीजें आपको ऐड करनी है और फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो विशेषताएं तो आपको लिखनी है और साथ में आपको ये 2 आइटम भी आपको लिखनी होगी यहाँ पे। अब इसको शॉर्टकट मैंने जैसे आपको बताया, ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो अब मैं आपको इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ बेटा ये है क्या चीज। देखो पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टाइम की कमी है, ठीक है। मैं आपको लेकिन समझा देता हूँ कि कला है क्या। देखो किसी भी आर्ट की अगर आप बात करते हो तो आर्ट के अंदर कुछ विशेषताएं होती है। हमें क्या करना है, हमें उन आर्ट की जो भी कोई कला है, वो कला क्या हो सकती है, ड्राइविंग सीखने की, वो ड्राइविंग की हो सकती है, वो कुकिंग की हो सकती है, गाना गाने की हो सकती है, ठीक है। कला आप किसे कहते हैं, जादूगर जो है उसको भी हम बोल सकते हैं कि भैया उसके अंदर बहुत अच्छा आर्ट है, उसके अंदर कला है। कोई पेंटिंग करता है, हम ये बोल सकते हैं भैया उसकी कला कितनी अच्छी है, वो कितनी अच्छी पेंटिंग करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, कुकिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, आपका पेंटिंग हो गया, कोई भी ऐसी चीज, संगीत हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये कला होती है, ये आर्ट होती है। और इस आर्ट के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं मतलब जैसे इनको सीखा जा सकता है, इनकी बुक्स होती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना और निखरते चले जाओगे। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं। हमें करना क्या है, हमें प्रबंध की विशेषता और किसी भी कला की विशेषता, हमें इनको कंपेयर करना है। तो जो विशेषता मैच हो जाती है तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि हाँ प्रबंध एक कला है। अगर वो विशेषताएं कला की विशेषता मतलब आर्ट की विशेषता और मैनेजमेंट की विशेषता, अगर वो दोनों अगर मैच नहीं होती तो हम यहाँ पे डिनाई कर देंगे कि नहीं प्रबंध कला नहीं है। बट शॉर्ट में आंसर बताओ तो बिल्कुल प्रबंध एक कला है, क्योंकि प्रबंध भी बुक्स के अकॉर्डिंग ही हम सीखते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो।
और कला भी आपको ड्राइविंग भी, आगे देखो ड्राइविंग की बुक आपको प्रिंटेड मिलती है, खाना बनाने की भी आपको बुक्स मिल जाती हैं। और ये सारी चीजें क्या है, जितना सीखते हो उतना अच्छा कर पाते हो। तो मैनेजमेंट भी कुछ ऐसा ही है, जो मैनेजर को जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो उतने अच्छे से मैनेज कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रबंध एक कला है। अगर हम बात करते हैं प्रबंध विज्ञान के रूप में, तो यहाँ पे अगेन वही चीज जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, वही शॉर्टकट आपको यहाँ पे यूज करना है। आपको विज्ञान, आपको साइंस के कुछ फीचर्स से देखने हैं। अब वो देखना है फीचर जानने के बाद कि क्या ये मैनेजमेंट में भी वही फीचर्स है या नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कि विज्ञान आपका कह सकते हैं कि हर जगह है, या आप उसको कह सकते हैं कि इसके जो ठोस जो रूल है वो रूल कैसे है, वो मैं आपको बताता हूँ। साइंस के रूल टाइम के हिसाब से नहीं बदलते, ना ही स्थान के वजह से बदलते। मतलब अगर अमेरिका में अगर आपने ऑक्सीजन का फॉर्मूला बनाया है तो वही फॉर्मूला आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता, राइट। कुछ ठोस फॉर्मूले हैं विज्ञान के जो उनकी मान्यताएं हैं, आप उसको नहीं हिला सकते, वो सेम रहेंगे। चाहे वो आप कंट्री चेंज करो या आप एनवायरनमेंट चेंज करो, वो रूल है तो वो रूल है, वो चेंज। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रबंध की, तो वो चेंज हो जाते हैं जगह जगह के हिसाब से। हर जगह के हिसाब से आपको जगह जैसे चेंज होगी वैसे वैसे विशेषताएं जो है प्रबंध की वो चेंज होती चली जाएगी। या आप कह सकते हो जो प्रबंध की जो टेक्निक है वो चेंज होती चली जाएगी। या फिर मैं अगर कहूँ कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो उसे काम कराने का तरीका क्या है, उसकी ज्यादा सैलरी कर दो, ठीक। तो उसको अगर आप ज्यादा पैसे दोगे तो काम करने लग जाएगा। बट क्या ये हर एक कंडीशन में अप्लाई होता है? सोच के देखो। मान के चलो कि आप सऊदी अरेबिया में काम करते हो और आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, और अब इंडिया और सऊदी अरेबिया में लड़ाई हो गई, भगवान ना करे कभी हो, बट हो गई। तो ऐसे में क्या होगा? आप इंडिया आना चाहोगे, ऑब्वियसली बात है, ऐसे जंग की सिचुएशन में, क्योंकि अपनी कंट्री तो अपनी कंट्री, अपना देश होता है, ठीक है। वहां पे जितना आप सेफ करो रखो, मतलब फील करोगे, उतना सेफ आप कहीं और नहीं कर सकते। तो इंडिया आने की कोशिश करोगे आप। लेकिन अगर अरब कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहां की कंट्री अगर वो कहे कि यार मेरा ये एम्प्लॉय इंडिया जाने की बात कर रहा है, तो क्यों ना मैं उसकी सैलरी इंक्रीज कर दूं। आप मुझे बताओ कि क्या ये अप्लाई हो पाएगा? आप कहोगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी जान पे बनाई है। आपको इंडिया जाना है भाई, क्यों जाना है? पैसा गया भाड़ में, आपको जाना आपको अपनी जान बचानी है यहाँ पे। तो अगर ये जो प्रिंसिपल बनाया कि अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता तो आप उसको सैलरी ज्यादा देते तो वो काम करने लग जाएगा, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हम बोलते हैं कि प्रबंध विज्ञान नहीं है, बट कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे विज्ञान की कुछ विशेषता प्रबंध की विशेषता के साथ मैच करती है। तो ये सारी विशेषताएं आपको यहाँ से पढ़नी है बेटा, और उसके बाद आप एंड में टिप्पणी दे देना। तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या लिखा है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रबंध को केवल कला या विज्ञान कहना उचित नहीं होगा। मतलब आप प्रबंध को या तो कला या तो विज्ञान, आप दोनों में से कोई एक नहीं बोल सकते। रॉबर्ट एंड हिल्डकर के अनुसार प्रबंध क्षेत्र में कला एवं विज्ञान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। मतलब आप कह सकते हो कि अतः निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों ही है। अब आप ये इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल इज फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्सप्लेन। हिंदी में, औपचारिक दलों में संगठित व्यक्तियों के द्वारा काम कराने की कला को प्रबंध कहते हैं। और इसी बात है, हमने अभी जो डेफिनेशन देखी थी 12th की बुक से, उसमें कहना कहीं यही है कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको काम करवाना क्या है, फिर ये देखना है कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं सर्वोत्तम और मितव्ययी तरीके से या नहीं। तो बेटा ये सारी चीजें जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई, वही चीज यहाँ पे पूरी है। औपचारिक दल का मतलब ये हो गया जो बिजनेस ऑलरेडी जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज जो ग्रुप होता है, जो बिजनेस खुद करता है अपनी मर्जी से कि ये ग्रुप इस डिपार्टमेंट में काम करेगा और ये ग्रुप इस डिपार्टमेंट में काम करेगा, उसको बोलते हैं औपचारिक दल, फॉर्मली ऑर्गेनाइज, जो कंपनी खुद बनाती है ऐसे ग्रुप। तो लिखा हुआ है कि उन व्यक्तियों के द्वारा काम कराने की कला है, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कला है, माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं प्रबंध के अंदर, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो लोग आपके लिए काम करेंगे, आपकी गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। तो इसी बात है, जब तक हम उनसे काम नहीं करवाएंगे तब तक आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग यही है
कि उन लोगों से काम कराने की कला को ही मैनेजमेंट कहते हैं। और अगर आप देखोगे तो मैनेजर यही काम करते हैं, मैनेजर लोगों को अपने मतलब जो भी उसके जो वर्कर है उनसे भी काम करवाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। अब इन्होंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है और कुछ भी नहीं, आंसर मैंने आपको बता दिया कि हाँ बिल्कुल। अब बाकी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लो आप, कुछ खास नहीं एक्सप्लेन। ये एक नया क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ जो आपको 12th में देखने को शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है बेटा। अब इसको याद कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा देखो 6 पॉइंट उन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, निष्कर्ष देना बहुत जरूरी है एंड में, और निष्कर्ष जब भी दो तो 1-2 लाइनें छोड़ के दो। ठीक है, ताकि टीचर को अलग से दिखाई दे जाए। एग्जाम में बेटा ब्लैक और ब्लू दोनों ही पेन का यूज किया करो, जहाँ पे आपको हाईलाइट करना हो वहाँ पे हाईलाइट किया करो, इससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर अभी तक नहीं आपने अप्लाई किया ये रूल तो आपसे अप्लाई करना शुरू कर दो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। तो 6 पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो बेटा आपको करना है क्या है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया मैंने आपको कि आपको सिर्फ जस्ट रीड करना है। रीड करो, उसे समझने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाहता है। मेन पॉइंट पे जाओ यार, मेन पॉइंट पे। अगर मैं लास्ट वाला पॉइंट उठा लूँ जैसे, तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें मेन पॉइंट मेन लाइन ढूंढ लूंगा कि भैया वो ये कहना चाहता है। अब उसको मैं अपनी लैंग्वेज में कैसे भी उसको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे लिखा है, अन्य व्यक्तियों से काम तभी लिया जा सकता है जब महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय कर्मचारियों से परामर्श किया जाए। आज के समय में श्रमिकों व कर्मचारियों की भागीदारी कोई वस्तु नहीं है कि जहां चाहे उनसे जैसा काम करा लिया जाए। अब इतनी ही लाइन से मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब भी आप निर्णय लोगे तो आपको कर्मचारियों से परामर्श करना है। अब आगे भी देख लो, जब कर्मचारियों की सलाह से निर्णय किए जाते हैं तब वह ये लिए गए काम को अपना काम समझ के पूर्ण कुशलता से करते हैं। तो पूरे सेंटेंसेस का जो पूरे पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा उसका मीनिंग क्या है कि जब भी आप डिसीजन लो तो आप कर्मचारियों से सजेशन लो। एक लाइन मुझे पता चल गई, अब उसी को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने तरीके से, किसी भी तरीके से। ठीक, तो ये आपको पॉइंट करने। तो 6 पॉइंट यहाँ पे दे रखे बेटा। तो 6 पॉइंट आपको मेन, आपको पढ़ना तो सभी है लेकिन उसके अंदर जो मेन जो पॉइंट है वो आप निकालो। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी, अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो सबसे बेस्ट है ये। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो बच्चे तो भी आप इसे कर सकते हो। आप कॉपी लो अपनी, पेन लो बेटा। लॉकडाउन तो चल ही रहा है, कोई बच्चे जॉब कर रहे हैं, कोई नहीं भी कर रहे। जो नहीं कर रहे उनके लिए तो और भी बेनिफिशियल है। कॉपी लो, पेन लो और बेटा नोट करना शुरू कर दो। क्वेश्चन लिखो सबसे पहले ऊपर, पहले लिखो चैप्टर नंबर 1 हमारा मैनेजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें क्या क्या पॉइंट है वो लिख दिया आपने। मेन पॉइंट लिखने हैं, एक्सप्लेनेशन आप वैसे भी कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मेन पॉइंट क्या लिखना है वो भी लिख दिया उसमें हल्का हल्का। तो नोट्स जितने छोटे बने उतना अच्छा। ठीक है, अगर नोट्स को भी अगर आपने बुक की तरह छाप दिया तो फायदा क्या, पढ़ने का मन नहीं करेगा। नोट्स होते हैं जो आप जल्दी से रिवाइज कर लो। अब उसके बाद आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 3 डाला। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मेन पॉइंट लिख दिए कि पहले पॉइंट में मेन लाइन ये है। एक्सप्लेनेशन आप अपनी तरफ से कर लेना। एक्सप्लेनेशन से एक बार पढ़नी होती है बेटा, बार बार नहीं पढ़नी होती। ठीक है, हाँ एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ लो तो बात अलग है। ठीक, इसके बाद मेन पॉइंट लिख दिए, अब आप उसका एक्सप्लेन कर लेना बेटा एग्जाम में। तो अगर एग्जाम से अगर 5-6 घंटे पहले भी, एक दिन पहले भी अगर आप एक बार नजर ही मार लोगे तो भी आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत ही इजीली पेपर कर लोगे। और मैं तो ये कहूँगा कि ये नोट्स आप लेके जाओ, क्योंकि ये नोट्स बाद में काम नहीं आएंगे, इससे अभी काम आएंगे। तो एग्जाम देने जब जाओ ना तो ये नोट्स लेके जाओ बैग में और ये पूरे रात से भर पढ़ते हुए जाओ। ठीक है, ये एक साइंटिफिकली प्रूव है। अगर आप न्यूज़पेपर की तरह अगर लास्ट मिनट तक भी अगर आप पढ़ते हो तो आपको इतना याद हो जाता है कि आप उसकी थोड़ा बहुत आप उसमें लिख के आ सकते हो। जैसे अगर मान के चलो आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप पूरा 1 घंटा दे न्यूज़पेपर पढ़ने में, और इसी बात है आपको भी पता है कि आप न्यूज़ ज्यादा नहीं पढ़ोगे, आप डीपली नहीं जाओगे वहाँ पे। जो अगर मेन चीज है जैसे कोई फैशन से रिलेटेड हो गया, कोई हीरो से मूवी कोई आ रही है, कोई मोबाइल फोन लॉन्च हो रहा है, तो हो सकता है कि शायद आप उसको डीपली पढ़ो। अदरवाइज आप सिर्फ उसकी हेडिंग पढ़ते हो और चले जाते हो। ठीक है, और जैसे ही आपने 1 घंटे बाद जैसे आपने न्यूज़पेपर खत्म किया और अगर उसी टाइम अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आज की हेडिंग क्या क्या थी, आपने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, तो ज्यादा नहीं तो 3-4 न्यूज तो आप बता ही दोगे कि सर मैंने ये पढ़ा, मैंने इसमें ये पढ़ा, आज ये हुआ था, आज ये हुआ था। तो ये टेक्निक होती है आपके एग्जाम के लिए, ये इस टेक्निक को बोलते हैं न्यूज़पेपर टेक्निक। इसमें आपको क्या करना होता है, आप ना जब आपका एग्जाम हो रहा हो, जैसे 1-2 घंटे हो, आप कॉलेज के बाहर खड़े हो, उसी टाइम आप पढ़ लो, लेकिन आधे घंटे तक एक ध्यान रखना, जैसे आधा घंटा बचे तब आपको सब कुछ छोड़ देना है।
तब आपको सब कुछ छोड़ देना है, जैसे आधा घंटा बचे। अगर आपको पता है कि आप मुझे एंटर होना है कॉलेज के अंदर, तो आधा घंटा पहले छोड़ देना सब कुछ पढ़ना। उससे पहले आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा तब भी पढ़ो क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको न्यूज़पेपर टेक्निक बताई है, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है, ये जो नया क्वेश्चन है, प्रबंध और प्रशासन में अंतर क्या है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो मैनेजमेंट है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा, सबसे मेन पॉइंट। यहाँ पे अगेन मैं आपको सिर्फ एक की पॉइंट बता दूंगा, फिर आप पूरा एक्सप्लेनेशन आप खुद से भी पढ़ सकते हो बेटा। तो वीडियो से बेटा ये पढ़ लेना, ठीक है, पोज कर करके ये पढ़ सकते हो। और देखो, सारी चीजें लिखने वाली नहीं होती, आपको कुछ ही चीजें लिखनी है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको सिर्फ कुछ ही चीजें लिखनी होती है, आपको सारी चीजें नहीं लिखनी होती। कुछ लाइनें लिखो ताकि आप उसको एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। आगे बेटा अगर हम बात करते हैं जैसे प्रबंध और प्रशासन के बीच में, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है कि यहाँ पे जो विद्वान है, जिसको हम बोलते हैं बहुत इंटेलिजेंट जो लोग हैं, जो राइटर है, जो हमें डेफिनेशन देते हैं, वो खुद एक दूसरे से सहमत नहीं है, तो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे उनका विरोधाभास देखने को मिलेगा कि सभी के सभी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है बेटा। तो अगर हम बात करें इसके अंदर, तो मैं आपको शॉर्टकट में जो एक की पॉइंट बता देता हूँ, उसके इर्द गिर्द ही आपका आंसर घूमेगा बेटा यहाँ पे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है बेटा, आपका जो प्रशासन है, प्रशासन का मतलब इसका जो काम होता है बेटा, वो काम ये होता है कि बिजनेस के अंदर जो पॉलिसीज है, जो प्रोसीजर है काम करने के, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करता है, प्रशासन करता है। और उन सभी को लागू करवाना, उन सभी को काम का रूप देना, वो प्रबंध का काम होता है, वो मैनेजमेंट का काम होता है। तो इसी लाइन से मैंने वो क्लियर कर दिया है, और इसी लाइन को इन्होंने कुछ नहीं किया, बस एक्सप्लेन किया हुआ है, फालतू का एक्सप्लेन किया हुआ है भाई। ऑब्वियसली बात है, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेन तो आप करोगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो इन्होंने इसी चीज का एक्सप्लेन किया हुआ, कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, जितने पैराग्राफ दे रखे ना, हर एक पैराग्राफ को आपको पढ़ के उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालने हैं बेटा, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के और आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, ताकि जब आप एग्जाम के टाइम पे जाओ तो आपको पता हो कि पैराग्राफ हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पैराग्राफ में आपको आंसर कंप्लीट करना है। तो 9 पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ का मेन पॉइंट लिख दो कि वो चाहते क्या। एक लाइन काफी होता है, एक 2 लाइन अपने वर्ड में लिखना, अपने वर्ड में लिखो कि पहले पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे, तीसरे में ये लिखेंगे, चौथे में ये लिखेंगे, और इस तरीके से 6ठे 7वें में ये लिखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे लाइन लिखो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम के टाइम पे जब आप इसकी रिवीजन करोगे तो वो भी बहुत ही आसान है। ये सभी मैंने किया हुआ है अपने टाइम पे, और बहुत अच्छे मार्क्स, देखो ऑब्वियसली बात है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेक्निक काम करती है, और ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। भरोसा रखो बेटा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, 101%। अब बात आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्होंने गलत प्रिंट किया हुआ है। अच्छा, ये तो टोटल क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें टोटल। अच्छा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा हमारा है प्रबंध की स्तर। तो मैनेजमेंट के बेटा जो लेवल है बेटा, वो हमें यहाँ से पूछे गए हैं, और आपको पता ही है मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, 12th में हमने पढ़ा था। और टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है। टॉप लेवल जो है वो पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन ये सब बनाता है। मिडिल लेवल उस सभी चीज़ों के लिए रिसोर्सेज लेके आता है ताकि वो काम को पूरा किया जा सके। और जो सबसे नीचे का जो लेवल होता है, लोअर लेवल, वो एक्चुअल में उनको काम का रूप देता है, प्रैक्टिकल रूप देता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के स्तर से जो मैंने आपको नॉर्मली बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दी। और टॉप लेवल में जैसे आपका CEO हो गया, ठीक है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ये सभी काउंट होते हैं। और अगर हम बात करते हैं मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल में आपके मैनेजर्स ये सब आ जाते हैं, आपके डिपार्टमेंट मैनेजर्स हेड आ जाते हैं आपके। और अगर हम बात करते हैं बेटा लोअर की, बेटा लोअर में क्या आ जाता है आपका, लोअर के अंदर आपके कह सकते हैं सुपरवाइजर्स आ गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इन्होंने अलग से भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या किया है, देखो अपर, मिडल और फिर मिडिल लेवल, ठीक है, दोनों ही पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आप एक में आप बोल सकते हो मैनेजर, दूसरे में बोल सकते हो मैनेजर, ठीक। लोअर लेवल की अगर हम बात करें तो लोअर लेवल में सबसे पहले आप लिख सकते हो सुपरवाइजर, और उसके बाद आप लिख सकते हो कर्मचारी, जो मजदूर जिसे आप कह सकते हो, ठीक है।
तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप 12th की वीडियो देख लो, आप उसको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको बेटा रीड करना है तो जरूर बिल्कुल रीड करो, और मेन जो पॉइंट है बेटा इसके, उसे मेन पॉइंट निकाल लो अपनी कॉपी में, आप करना शुरू कर दो। देखो एक बात हमेशा याद रखो बेटा, नोट्स कुछ नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की लैंग्वेज होती है। अगर मैं आपको नोट्स बना के दे देता हूँ और अगर आप याद नहीं कर पाओगे, देखो रेदर देन कि अगर मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ अपने नोट्स के ऊपर कि कोई भी बच्चा पढ़ के उसमें बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाएगा, तो ठीक है, नोट्स काम करते हैं। मैंने भी कई बार अपने दोस्तों से भी उधार लिए हैं नोट्स, मैंने उनसे भी हेल्प ली है। जब मैं 12th में हुआ करता था, 12th 10th इवन मैंने बहुत बार, कॉलेज में भी मैंने कई बार हेल्प ली है बाकियों से भी। अपने जो भी दोस्त हैं अगर उन्होंने नोट्स बना रखे तो उनके भी नोट्स से मैं एक बार आइडिया ले लेता था कि वो, हालांकि आपको पता है अपने नोट्स कोई देता नहीं है, बट फिर भी मैंने कोशिश की और मेरे को 1-2 दोस्त है अच्छे जो वो दे देते हैं। तो सेम चीज आपके लिए, अगर मैं आपको नोट्स दूं वो मैटर नहीं करता, आप नोट्स बनाओ अपने खुद के। मैंने भी अपने नोट्स खुद बनाए थे, आप भी अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। अगर मुझे कभी आपको नोट्स देने होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने होंगे, तो वो चार्जेबल है बेटा, मैं आपको लिटरली बताऊं वो चार्जेबल है, वो आपको फ्री नहीं मिलेगा। मैंने आपको क्लासेस दी है, वही काफी है बेटा। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो बेटा वो चार्जेबल है, उसकी चार्जेस लगेगी, उसकी फीस लगेगी। इसलिए मैं अभी आपको ये कहूंगा कि आप खुद से नोट्स बना लो और वहां से आप पढ़ाई कर लो, वो ज्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, प्रबंध के कार्यों का संक्षेप वर्णन कीजिए। प्रबंध का बेटा कार्य क्या होता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 12th की वीडियो में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बेटा आपको बताया हुआ है मैंने। ये देखो आप यहाँ से देख सकते हो, जो बेटा चैप्टर है ना, वही सारी चीजें बेटा प्रबंध के काम होते हैं। प्रबंध का काम क्या है यार, प्रबंध का काम बहुत ही सिंपल सा है कि पहली बात तो वो क्या करेगा, वो लक्ष्य निर्धारित करेगा। और लक्ष्य निर्धारित कहाँ करता है, प्लानिंग के अंदर करता है, तो प्लानिंग करना प्रबंध के अंदर काम आ जाता है। फिर उसके बाद फिर उसको मतलब उसको अचीव करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, वो एक डिपार्टमेंट बनाएगा, कितने डिपार्टमेंट होने चाहिए, उसमें कितने लोगों का होना जरूरी है, कितनी मैन पावर चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए, तो ये सारी चीजें पहले से ही वो फ्यूचर में डिसाइड कर लेता है। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। आप एक क्या कह सकते हैं, ढांचा बना लेते हो कि आपको क्या क्या चाहिए उस कंपनी को बनाने के लिए। देन जैसे वो आप कर लेते हो तो उसके बाद फिर आप क्या कर लेते हो, रिक्रूटमेंट भी आप कर लेते हो उसी में, ठीक है। फिर आप डायरेक्शन देना शुरू कर देते हो बेटा। डायरेक्शन, क्योंकि अगर आपने नियुक्तिकरण भी कर लिया, आपने पहले आपने क्या किया बेटा, मैंने स्टाफिंग और नियुक्तिकरण एक ही चीज होती है। आपने ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद फिर आप क्या करोगे बेटा, नियुक्तिकरण करोगे, स्टाफिंग करोगे। स्टाफिंग करने के बाद बेटा फिर आप डायरेक्शन देना। स्टाफिंग में बेटा क्या होता है, नियुक्तिकरण के अंदर होता है कि आप लोगों को जॉब के लिए ऑफर करते हो और उनको प्रोत्साहित करते हो कि वो आए आपके पास, इंटरव्यू दे और जॉब ले, ठीक है। जैसे जॉब पे आ जाते हैं फिर आप क्या देते हो बेटा, उनको डायरेक्शन देते हो काम करने की, उनको बताते हो कि भैया आपको क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है। जैसे काम करने लग जाते हैं फिर आप उनको कोऑर्डिनेशन कर देते हो। कोऑर्डिनेशन मतलब हो गया एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प करे, तो ये कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं। फिर जैसे ये लोग काम कर रहे होते हैं तो फिर आप अपना नियंत्रण पकड़ के ले आते हो। फिर नियंत्रण का मतलब क्या हो गया, कंट्रोलिंग का मतलब हो गया कि जो कर्मचारी काम कर रहा है फिर आप उसके ऊपर चढ़ के तो ये देखते हो, उसके सर के ऊपर चढ़ के कि भैया तो काम ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उसने आउटपुट आपको दिया और प्लानिंग में जो आपने सेट किया था, अगर आपने पहले आपने प्लानिंग के अंदर आपने ये सेट किया था कि हर दिन एक एम्प्लॉय 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, तो कंट्रोलिंग में आप ना उसका आउटपुट चेक कर लेते हो कि भैया तूने आउटपुट दिया कितना। अगर आपने कहा था 100 और उसने आउटपुट किया 80, तो कंट्रोलिंग में आपका काम ये हो जाएगा कि वो कमी कहाँ रह गई, क्यों रह गई, कैसे रह गई, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। या फिर आपने जो स्टैंडर्ड जो तय किए थे 100 यूनिट के एक दिन के अंदर, वही शायद गलत थे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं वो गलत थे, फिर आप दोबारा से प्लानिंग करोगे, दोबारा से स्टैंडर्ड तैयार करोगे, फिर आप उसको अप्लाई करोगे। तो ये सारी चीजें बेटा आपके कह सकते हैं प्रबंध के काम होते हैं। तो ये हमने यहाँ से पढ़ लिए। अगर आपको इस बुक से पढ़ना है तो बेटा आप इस बुक से पढ़ो, बाकी मैंने आपको 12th की बुक से कराया हुआ है, आप वहां पे भी वीडियो देख सकते हैं। बात आ जाती है आपके समन्वय प्रबंध का सार है, जो 12th में भी सबसे लास्ट टॉपिक है और इसमें भी सबसे लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर फिनिश है। तो समन्वय प्रबंध का सार है। सार का मतलब क्या हो गया बेटा कि एसेंशियल एलिमेंट है। क्या समन्वय ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रबंध के लिए? तो बिल्कुल। देखो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, समन्वय का मतलब क्या है? समन्वय का मतलब है कि लोग एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ काम करें और लक्ष्य प्राप्ति में सहायता दे एक दूसरे को।
तो अगर प्रबंध हमारा जो होता है वो होता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जो भी संगठन ने, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी गोल सेट किया था उसको अचीव करने के लिए। लेकिन अगर वो गोल ही अचीव नहीं हो पाएगा तो प्रबंध करने का बेनिफिट क्या? तो यहाँ पर जब आप गोल सेट कर लेते हो, अब आपका काम ये होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उन सभी के जो एफर्ट है उनको एक रूप लेके आना, उनको एक साथ लेकर आना, जिसको हम बोलते हैं समन्वय, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, लोगों के बीच में काम करने की जो भावना है वो उत्पन्न नहीं होगी एक साथ मिलकर, तो आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के नाम पे आप ये ले सकते हो क्रिकेट। आप क्रिकेट को देखो, जैसे इंडिया की टीम अगर खेलती है तो जितने प्लेयर हैं उन सभी का मेन मोटिव क्या होता है? इंडिया को जिताना। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक, मान के चलो बॉलर ने बॉल डाली और फील्डर कह रहा मैं नहीं पकड़ूंगा, तो इसी बार चौका छक्का खुश हो जाएगा ही। ठीक, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन देना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? तो ये मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर भी समझा देता हूँ। देखो बेटा, ये दे रखा है यहाँ पे, मैंने आपको बताया है कि आपको लिखना क्या थे, पूरा पूरा नहीं लिखना होता बच्चे। आप बुक से देख सकते हो, जो 12th की बुक है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पे देख सकते हो बेटा ये सारी चीजें। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा व्यवसाय में उभरती प्रवृत्तियां, इमर्जिंग ट्रेंड इन बिजनेस। ये एक अलग चैप्टर है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा। ठीक, 11th क्लास का होगा जरूर टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक, तो अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और अगर नहीं भी अच्छी लगे तो डिसलाइक करके बेटा मुझे बता दो कि प्रॉब्लम क्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, मुझे मैं कोशिश करूंगा कि उस सभी चीजों को मैं सुधारूं, जो आपको चाहिए वो सभी चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो।